नमस्कार, हम हाजिर हैं फिर लेकर एक बार आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। वैसे जब हम परंपरा की बात करें तो उससे हमारी जड़ों का एहसास होता है, लेकिन इन जड़ों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों का सहयोग भी ज़रूरी है पूरे विकास के लिए। तो परंपरा से तकनीक का संयोग ये कैसे हो, इसके बारे में आज हम लेंगे जानकारी। कैसे हम आर्थिक विकास को करते हुए भी अपनी परंपराओं से जुड़े रह सकते हैं, इसका रखेंगे ख्याल। यानी कि हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के विषय में, क्योंकि समय के साथ रसायनों के अधिकतम प्रयोग से मृदा का दोहन तो हुआ ही है, उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो जानेंगे आज के कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के बारे में, साथ ही साथ लेंगे जानकारी मत्स्य पालन में बीज का कैसे करें तैयारी और साथ ही साथ नर्सरी प्रबंधन कैसे करें। लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सिंचाई के लिए सरकार देगी डीजल अनुदान, खरपतवार से अपनी फसल को बचाएं और किसानों के लिए सहायक रोटावेटर मशीन। सिंचाई के अभाव में फसल पर बुरा असर न पड़े और किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए बेहद जरूरी है पर्याप्त सिंचाई। बारिश की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पंप सेट से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डीजल पर अनुदान की योजना शुरू की है। इसका लाभ किसान धान और जूट की फसल के लिए अधिकतम 2 सिंचाई कर ले सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरपतवार फसल को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, फसल के हिस्से का पोषण ले लेते हैं। अभी फसल के विकास का समय है, ऐसे में यदि खरपतवार नियंत्रण पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो फसल की गुणवत्ता पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। खरपतवार जिस समय बाहर निकलने के पहले उसका नाश मर जाए, खरपतवार जो भूमि से पहले निकले, प्री इमरजेंस मतलब इमरजेंस के जस्ट पहले, तो इसका जो छिड़काव किया जाता है उसमें कई आपका हर्बिसाइड है। जैसे एक बूटाक्लोर है, बहुत पुराना हमारा हम लोग का चल रहा है, वो ग्रैनुल में भी आता है। बूटाक्लोर 5% ग्रैनुल, उसका डोज है 25 किलो से लेकर 35 किलो तक प्रति हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूँ। किसान भाई बहनों, केला एक प्रमुख फसल है जिसका उत्पादन बिहार में बड़े पैमाने पर होता है। केले को हम 2 प्रजातियों में बांट सकते हैं। पहला वो जिसे फल के रूप में खाया जाता है, जबकि दूसरा वो जो साग भाजी के रूप में खाया जाता है। केला सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है। केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर आप शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं तो केले को अपनी डाइट में शामिल करें। केला में विटामिन ए, विटामिन बी और मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लोविन भी होता है। केले में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन भी होता है। केले में पोटेशियम पाया जाता है जिससे हमारी मसल्स में क्रैम्प नहीं आते हैं। केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखता है। हिम्मत और मेहनत से किस्मत खुद बनाई जा सकती है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं वैशाली जिला के प्रगतिशील और युवा किसान अंजन कुमार। वो पढ़ाई के साथ साथ उत्पादन से भी जुड़े हैं। नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर वो काफी लाभ अर्जित कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी जुबानी।
ये हमारा जो है मानचित्र बनाने का यही एक मोटिव है कि इसमें ना मतलब कि अलग एक ही खेत में अलग अलग फसल हम लोग लगा सकते हैं। ये न्यूट्रिशन गार्डन है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है और इसमें ना पानी का स्रोत अच्छे से मतलब कि नाला यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाए रखे हैं कि हर एक वो फसल को अच्छे से मतलब पानी मिल जाए। और इसमें डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, तो वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं, तो इसमें मतलब देखने में ये फील्ड सुंदर भी लगता है। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आ जाता है। इसके अलावा धान लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बरसात का मौसम नमी भरा होता है। ऐसे में नए पौधों का अंकुरण आसान हो जाता है, इसलिए यह नए पौधे को लगाने के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। सिर्फ शुरुआत में संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग और खरपतवार की निकाई आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे आलू प्याज की ताज़ा भाव। लाल आलू 1700 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1550 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1650 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, ली जानकारी अपने नवीनतम तकनीक और उपकरणों की, साथ ही साथ जाना उन्नत प्रभेदों के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस साक्षात्कार के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे प्राकृतिक खेती के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। आजकल जो हम खेती कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक तथा अन्य तरह के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हुआ यह है कि हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन अनुपजाऊ हो रही है और इसके कारण किसानों को ज़्यादा लागत लग रही है। इसका विकल्प यह है कि अब हम प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं, जिसमें हम इन रासायनिक पदार्थों का न के बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत सिंह। रमाकांत सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि आजकल किसानों को क्यों प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ानी चाहिए, इससे क्या लाभ है? किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग विशेष तौर पर प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे। ये प्राकृतिक खेती करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुआ? सबसे पहली बात कि आज हमारे मिट्टी में कार्बन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है और लगातार वैज्ञानिकों को प्रयास करने के बावजूद भी कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है और ये एक बहुत ही प्रश्न चिन्ह हमारे देश के ऊपर लागू हो जाएगा कि अगर मिट्टी में कार्बन की मात्रा इसी तरह से कम होती जाएगी तो जो भी हम अपने खेतों में खाद डालते हैं या दवा डालते हैं उसका परिणाम देखने को नहीं मिलता है, या तो उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही रोचक प्रश्न है जिसको हमको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करना होगा, नहीं तो इसके रासायनिक खेती का हम लोग दुष्परिणाम भी देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे दवाओं का, खादों का हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं गुणवत्ता युक्त नहीं है और उसको हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। हमें इस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करना चाहिए। विशेष तौर पर ये खेती जो है ऋषियों के ज्ञान के ऊपर आधारित है, या हम परंपरागत पहले कुछ हमारे पूर्वज करते रहे हैं उसी के आधार पर आधारित है। इसको हम लोग गौ आधारित खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे भारतवर्ष में देसी गाय होती थी उस गायों में अभी भी सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, चाहे उसके गोबर में देखा जाए, गौमूत्र में देखा जाए, या उसके क्वालिटी जो दूध पैदावार होती है उस दूध के गुणवत्ता में देखा जाए। इसी के बेस पर हमें प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करना चाहिए और इसमें बहुत तरह की खेती की शुरुआत करने में हमें कुछ समस्याएं आती हैं। इस समस्याओं को निर्माण करने के लिए हमें सर्वप्रथम एक प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र आपके समक्ष प्रशिक्षित करता है और इस प्रशिक्षण के बाद हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। हाँ डॉक्टर रमाकांत साहब, जब हम रसायन आधारित खेती का एक विकल्प प्राकृतिक खेती दे रहे हैं किसानों को, तो उसके लिए रासायनिक खाद है उसका विकल्प किसान क्या तलाशें या व्यावहारिक तौर पे वो किस तरह प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, कैसे वो खेती करें? वो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और इस पर हमारे किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खेती के प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हम बहुत तरह की दवा, खाद क्या क्या लगना है उसको हम अपने पहले व्यवस्था कर लेते हैं। इसके लिए भी अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो भी दवा लगेगी, खाद लगेगा या उचित मात्रा में जो फंजीसाइड और इसका हम लोग जिसे प्रयोग करते हैं, उसी तरह से इस प्राकृतिक खेती में हम देसी गाय के गोबर से हम लोग 9 तरह का शुरुआत में 9 तरह की दवा बना लेते हैं। जैसे पहले हम बनाते हैं जीवामृत 1, जीवामृत 2 और जीवामृत 3।
ये 3 चीज़ अगर हम बना कर रखते हैं, उसके बाद हम 3 और बनाते हैं, अमृत जल 1, अमृत जल 2 और अमृत जल 3, और इसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं और 3 चीज़ और बना लेते हैं, घन जीवामृत 1, घन जीवामृत 2 और घन जीवामृत 3। तो ये हम अगर 9 चीज़ बेसिकली हम बना लेते हैं, और इसमें बनाने में भी बहुत ज़्यादा ना खर्च की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी इसमें नहीं है। इसको बनाएं कैसे, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जब हम जीवामृत 1 बनाने की शुरुआत करेंगे तो आपको एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है और देसी गाय का 10 किलो गोबर ले लेना है, बिल्कुल ताज़ा गोबर, और 10 लीटर गौमूत्र ले लेना है, और उसमें 1 किलो चने का बेसन और आधा किलो गुड़, इसको लेकर के अच्छी तरह से मिला करके उस मिट्टी के बर्तन में हम डाल देते हैं, और डालने के 7वें दिन बाद हम इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पौधे के बढ़वार के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सभी पोषक तत्व हमारे मिट्टी से ही अपने आप आना प्रारंभ हो जाते हैं, पौधों की बढ़वार अच्छी होने लगती है। इसके अलावा जब हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे मिट्टी में केंचुओं की संख्या में रासायनिक की वजह से लगातार कमी होती गई है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम जब शुरुआत प्रारंभ करते हैं तो 10 फीट गहराई में हम 1 एकड़ में 30 गड्ढे बना लेते हैं, और उस गड्ढे में जो कि 1 से 1.5 फीट की चौड़ाई का होता है, और उस गड्ढे में देसी गाय का गोबर हम भर देते हैं पूरे 1 एकड़ में 300 प्लॉट में। इससे होता क्या है कि बहुत सारे जो केचुआ इधर उधर हैं जो मर गए हैं, अपने आप नेचुरली उसमें डेवलप हो जाते हैं। इस चीज़ को करेंगे, और करने के बाद जब हम ये जो हम अभी जीवामृत 1 बनाएं और जीवामृत दूसरा अगर बनाने के प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी हमको करना क्या है कि हमको 10 लीटर मूत्र लेना है, 1 केजी केला लेना है और आधा किलो गुड़ लेना है। इसको हमको 20 लीटर के मटके में मिला कर रख लेना है। इसको जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो इससे हमारे खेत में पोटास की और फास्फोरस की जो कमी होती है उससे उसकी आपूर्ति होती है। जब 7 दिन बाद ये तैयार हो जाएगा, मात्र 7 दिन में तैयार हो जाता है, और इसको करना क्या है कि 100 लीटर पानी में घोल करके अपने खेत में सीधे साधारण विधि से मिट्टी में छिड़काव कर देते हैं। इस तरह से छिड़काव करने से हमारे बहुत तरह की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। डॉक्टर रमाकांत जी, आज आप कार्यक्रम में आए और विषय वस्तु पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है।
वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अब बढ़ते हैं आगे और अपने विशेषज्ञ से अब हम जानने का प्रयास करेंगे मत्स्य बीज पालन और नर्सरी तालाब प्रबंधन के विषय में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पे चर्चा करते हैं। आज जो हमारी विषय है वो मत्स्य पालन पे है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं। मत्स्य पालन का अगर व्यवसाय हमारे किसान भाई करते हैं तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। ये व्यवसाय आम आदमी भी कर सकता है, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है मत्स्य बीज पालन एवं नर्सरी तालाब प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट है वो है डॉक्टर रविंद्र कुमार जलज, बड़िए वैज्ञानिक एवं प्रधान KVK रोहतास से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मत्स्य बीज पालन नर्सरी तालाब कैसे करें। नर्सरी तालाब में किसान बंधु स्पॉन डालते हैं और उसको 20 से 25 दिनों में फ्राई तैयार करते हैं। इनमें मानसून के समय, जब बरसात का समय होता है, तो जनरली यही समय है जहाँ पे मछलियों से आपको स्पॉन प्राप्त होता है। परंतु जब आप नर्सरी तालाब में इसको लेकर के जाते हैं तो इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, खरपतवार हैं, हानिकारक मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं और कुछ खाऊ और जंगली मछलियां भी इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके प्रबंधन की ज़रूरत है किसान बंधुओं को। साधारणतः 30 से 40% ही सर्वाइवल रेट होता है जब आप स्पॉन से फ्राई तैयार करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आप 100 स्पॉन रखते हैं तो आपको 30-40 फ्राई 20-25 दिनों के बाद प्राप्त होते हैं। इसका प्रबंधन करने का उचित तरीका यह है कि सबसे पहले अगर संभव हो तो नर्सरी तालाब छोटे आकार के आपको बनाए की ज़रूरत है, जिसकी गहराई आप 1.5 मीटर रख सकते हैं, परंतु पानी 3 से 4 फीट ज़रूरी है। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। पानी को अगर आप सुखा सकते हो तो उसको पहले जो आपको सुखा करके तली को जुताई करने की ज़रूरत है, उसमें गोबर और चूने का छिड़काव आपको करना चाहिए। उसके उपरांत अगर आप सुखा नहीं सकते हैं तो जंगली खरपतवार तालाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उनके निवारण का सबसे अच्छा तरीका है किसान बंधु आप कचिया या मजदूर लगा करके उसको हटाएं। चूँकि जो रासायनिक तरीका है उसमें दवाई के खर्चे ज़्यादा आते हैं और अगर तालाब बड़ा है तब ये कारगर है, परंतु नर्सरी तालाब छोटे होते हैं तो इसमें आपको दवाओं से ज़्यादा मजदूर लगा करके करने की आवश्यकता है। सर, हमारे किसान भाई नर्सरी तालाब में कौन कौन सी मछली का पालन कर सकते हैं? किसी भी तरह की मछलियाँ को
पाली जा सकती हैं। नर्सरी तालाब कहने का मतलब है कि उसमें छोटी से बड़ी मछलियां करना है। छोटी मछलियां मतलब स्पॉन, जो कि 3 दिनों के बच्चे होते हैं मछली के। अगर आप कतला, रोहू, नैनी, कार्प मछलियों की बात करते हैं या पंगासियस की बात करते हैं, तिलापिया की बात करते हैं, सभी के लिए छोटे आकार के तालाब जो लगभग 2-3 कट्ठे में आपकी हो जाते हों और उसकी गहराई जो है 3 से 4 फीट जो है पानी उसमें होना चाहिए। सभी प्रकार की मछलियों को जो ज़रूरत है शुरुआती अवस्था में, उसमें आपके तालाब में प्राकृतिक आहार होने चाहिए और कोई भी मछली की प्रजाति आप उस नर्सरी तालाब में पाल सकते हैं। सर, मछली पालन में हमारे किसान भाई कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किसान बंधु इस नर्सरी तालाब में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या आय प्राप्त कर सकते हैं। कि पूरे मानसून सीज़न में किसान बंधु 3 चक्र अपना सकते हैं। ज़्यादा भी आप स्पॉन के एक ही नर्सरी तालाब को इसी सीज़न में सितंबर तक में आप 3 से 4 बार में फ्राई का उत्पादन कर सकते हैं। 20 दिनों का समय लगता है। 20 दिनों में जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन का जो तरीका है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम आपको जंगली खरपतवार निवारण करना है। उसके बाद कीटों का प्रकोप बहुत होता है ऐसे मौसम में। कीट जब आप खाना डालते हैं तो उसको खाने के लिए उसमें कीड़े आ जाते हैं। उसके निवारण हेतु आपको डीजल या किसी भी तेल, वनस्पति तेल हो, सरसों तेल हो, उसको सर्फ के साथ मिश्रित करके आपको व्यवहार करना है, जिससे 6-7 दिनों में कीड़ों का प्रकोप कम हो जाएगा। खाने के लिए आपको प्रबंधन के तरीके अपनाए जाने चाहिए। देखिए, भूरा जो रंग होता है नर्सरी तालाब का, उसमें जंतु प्लवक की मात्रा अधिक होती है। उसके लिए आपको सरसों खल्ली, थोड़ा सा सिंगल सुपर फॉस्फेट के मिश्रण के प्रयोग की आवश्यकता है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को मत्स्य बीज पालन और नर्सरी तालाब प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी कामना है कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लें और विकास के नए रास्तों पर अग्रसर हों। ऐसी ही और भी जानकारियां, नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।